हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी। जैसा कि हम अपनी पेपर फर्स्ट की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था रिसर्च क्या होता है, रिसर्च की प्रोसेस क्या होती है, क्या क्या उसमें स्टेप्स होते हैं। आज हमारी रिसर्च की सेकंड क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे कि हमने देखा रिसर्च करते हैं हम रिसर्च के लिए सबसे पहले हम अपना सैंपल लेते हैं कि हमें क्या सैंपल्स के ऊपर ही हम रिसर्च करते हैं। एक पूरी पॉपुलेशन हो उसके ऊपर हम कभी अपना रिसर्च नहीं करते। तो हम आज पढ़ेंगे कि सैम्पलिंग क्या होती है, कितनी टाइप्स की सैम्पलिंग होती है, क्या क्या उनके फर्दर टाइप्स होते हैं। ये सब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारी सैम्पलिंग क्या होती है। सबसे पहले होता है व्हाट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है, जैसे कि हमें किसी भी एक पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च करनी हो, कोई भी हमारे पास एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन दी गई है, एक पॉपुलेशन है हमारे पास, उसके ऊपर हमें रिसर्च करनी है। हम इस पूरी पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते, हम इसका कुछ पार्ट निकालेंगे, कुछ पार्ट इसमें से निकालेंगे, उसको ही हम सैंपल बोलते हैं। यानी कि जिस भी चीज़ पे हमें रिसर्च करनी है उसको पूरी को ना लेके उसका एक पार्ट लेते हैं, उसके ऊपर हम अपना जो भी मेथड हमें यूज़ करना, जो भी हमें टेस्टिंग करनी है उस टेस्टिंग को हम उसके ऊपर करते हैं। बाद में जो इसका रिजल्ट आता है उसको हम अपनी पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर देते हैं, उसके ऊपर हम इसको जर्नलाइज कर देते हैं। ये हमारी सैम्पलिंग होती है। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे वर्ड से पता चल रहा है, सैंपल यानी नमूना लेना। कोई भी एक पॉपुलेशन है हमारी, उसका हमने एक पार्ट निकाला, उसके ऊपर रिसर्च की, उसको फिर अपनी पूरी पॉपुलेशन के ऊपर हमने जनरलाइज कर दिया, ये कहलाती है हमारी सैम्पलिंग। अब हम देखते हैं कि सैम्पलिंग होती क्या है। जैसा कि मैंने बताया, सैम्पलिंग क्या होती है, हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ अ पॉपुलेशन, एक पूरी पॉपुलेशन को जो रिप्रेजेंट करती है एक छोटी यूनिट, वो कहलाती है हमारे पास सैंपल। जो हमारे सैंपल का मीन होता है उसको तो हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक, सैंपल के मीन को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक, पॉपुलेशन के मीन को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक। आई एम रिपीटिंग अगेन, पॉपुलेशन के मीन को तो बोलते हैं हम पैरामीट्रिक एंड सैंपल के मीन को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक। अब हम देखते हैं कि जो हमारा सैंपल है वो लार्ज है या स्मॉल सैंपल है, उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारा जो सैंपल है वो लार्ज सैंपल है या स्मॉल सैंपल है। अगर हमारे सैंपल का साइज 30 से बड़ा है तो है हमारे पास लार्ज सैंपल, और अगर सैंपल का साइज 30 से छोटा है तो वो है हमारे पास स्मॉल सैंपल। सैंपल साइज हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, अगर वो 30 से बड़ा छोटा है, सॉरी, अगर वो 30 से बड़ा है तो है हमारे पास लार्ज सैंपल, अगर 30 से छोटा है हमारे पास तो वो है हमारा स्मॉल सैंपल। Next point is, if we increase size of samples, chances of error will decrease and vice versa. ये कॉमन सी बात है, जैसे हमने सैंपल का साइज अगर हम बड़ा लेते हैं तो हमारे पास एरर आने के चांसेस कम होते हैं। जैसे कि हमने एक पॉपुलेशन से, एक पूरी पॉपुलेशन है हमारे पास, एक तो इसमें से हम एक छोटा सा ग्रुप निकालें, ये एक थोड़ा सा बड़ा सैंपल ले। अगर हम छोटा सैंपल लेते हैं तो हमारे एरर के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो चीज़ छोटे सैंपल के ऊपर एप्लीकेबल है वो ज़रूरी नहीं कि पूरे सैंपल के ऊपर एप्लीकेबल हो। बट अगर वहीं हम हमारा जो सैंपल है उसका साइज अगर हम बड़ा रखते हैं तो हमारे एरर के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। यानी जैसे जैसे हमारा साइज सैंपल का बढ़ेगा, चांसेस ऑफ एरर हमारे पास कम हो जाएंगे। ओके, यानी सैंपल हमेशा रेसिप्रोकल होगा हमारे पास, किसके लिए, एरर के। अगर सैंपल छोटा तो एरर ज़्यादा होने के चांस, और अगर सैंपल बड़ा तो एरर होने के चांसेस कम होंगे हमारे पास। सैंपल का साइज हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो बड़ा है या छोटा है। अगर 30 से बड़ा है तो हमारे पास लार्ज सैंपल होगा, और अगर 30 से छोटा है तो हमारे पास स्मॉल सैंपल होगा। इसके बाद आता है कि हमारे पास सैंपल जो होता है हमारे, वो कितने टाइप्स के होते हैं।
मेनली सैंपल हमारे पास अगर हम मेजरली देखें तो सिर्फ दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास रैंडम सैंपल, एक होता है हमारे पास नॉन रैंडम सैंपल। एक होगा रैंडम और एक होगा नॉन रैंडम। जो रैंडम होगा, रैंडम क्या होता है कि हमने ऐसे ही किसी भी एक ग्रुप को उसमें से निकाल लिया, उसके ऊपर हमने कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं लगाया कि हमें सिर्फ वो ही सिलेक्ट करना है, रैंडमली हमने उसमें से कोई सैंपल निकाल लिया, वो कहलाता है हमारे पास रैंडम सैंपलिंग। इसके अंदर क्या होता है, इक्वल चांसेस ऑफ ईच यूनिट टू बी सेलेक्टेड। कोई एक पॉपुलेशन है हमारे पास, उसकी हर एक यूनिट के इक्वल चांस होंगे कि वो सैंपल के लिए सिलेक्ट की जाएगी, वो आती है हमारी रैंडम सैंपलिंग के अंदर। यानी हमने उसमें से रैंडमली एक यूनिट को निकाल लिया, वो कहलाती है हमारी रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग में जो हमारी सबसे मेजर होती है, या जिसको हम अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि वो हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। यानी हर एक यूनिट के सिलेक्ट होने के प्रोबेबली सेम चांसेस होते हैं, वो होती है हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। रैंडमली हम कोई भी यूनिट उठा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी यही है कि हर एक की प्रोबेबिलिटी है कि वो सिलेक्ट हो सकता है। इसके अंदर ये अनबाइज्ड सैंपलिंग होती है, कोई बाइसनेस नहीं होती, ऑब्जेक्टिव सैंपलिंग होती है, मोर रिलायबल होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर इसको हम यूज करते हैं, सैंपल का साइज इसमें हमारे पास बड़ा होगा, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर में इसका मेन रोल होता है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से जैसे वर्ड से पता चला कि प्रोबेबिलिटी होती है इसमें, हाँ अनबाइस्ड होगी, कोई बाइसनेस नहीं होगी इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव सैंपलिंग होगी, मोर रिलायबल होगी, क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर इसको यूज करेंगे। जैसे क्वांटिटेटिव हमें वर्ड से पता चल रहा है कि इसमें हमें नंबर्स की बात की है, यानी सैंपल साइज बड़ा होगा तभी वो क्वांटिटेटिव में हम उसको यूज करते हैं। क्वालिटी क्या होता है कि क्वालिटी होती है हमारे पास गुणवत्ता, क्वांटिटी होती है हमारे पास यानी मात्रा में ज्यादा होना उसका, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि हम रेंडमली किसी को भी उस सैंपल से निकाल लेंगे, वो आएगी हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन रैंडम सैंपलिंग। नॉन रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, इसमें अनइक्वल चांसेस होते हैं हर एक यूनिट के सिलेक्ट होने के। यानी जैसे प्रोबेबिलिटी में क्या था कि भाई कोई भी यूनिट सिलेक्ट हो सकती है, सबके इक्वल चांस है सिलेक्ट होने की, बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर अनइक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के। बाइस्ड सैंपलिंग होगी हमारे पास, सब्जेक्टिव सैंपलिंग होगी, लेस रिलायबल होगी, क्वालिटेटिव रिसर्च में ज़्यादा यूज होगी, सैंपल का साइज भी छोटा होगा, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर में भी इसका माइनर रोल होगा। जैसे रैंडम सैंपलिंग का हमारे पास रिव्यू ऑफ लिटरेचर में ज़्यादा यूज था कि भाई अगर हमें किसी की लिटरेचर का रिव्यू लेना तो हम उसमें से रैंडमली उन सैंपल्स को निकाल रहे थे, बट इसके में माइनर रोल होता है इसका नॉन रैंडम सैंपलिंग का। नॉन रैंडम सैंपलिंग यानी कि हमने कोई प्रॉपर फिक्स उसमें ऐसा क्राइटेरिया लगाया है कि हाँ इसी बच्चे को हम सिलेक्ट करेंगे अपने सैंपल्स के लिए। और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या था कि इक्वल इक्वल चांसेस थे, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है विदाउट एनी बाइसनेस, हम वो सैंपल्स निकाल रहे हैं। जैसे मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है और पेपर फर्स्ट में स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो अगर मैं ज़्यादा उन बच्चों को प्रेफर करूँ जो इंग्लिश वाले हैं तो वो आ जाएगी हमारी बाइस्ड सैंपलिंग के अंदर कि भाई मैं इंग्लिश वालों को ही प्रेफरेंस ज़्यादा दे लूँ। अगर लेकिन दूसरी तरफ अगर सब बच्चे बैठे, मैं रैंडमली किसी को भी उठा के क्वेश्चन पूछ रही हूँ, चाहे वो हिंदी का स्टूडेंट हो, इंग्लिश का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का स्टूडेंट है, तो वो हमारी रैंडम सैंपलिंग के अंदर होगी। यानी मैंने कोई बाइसनेस का उसमें यूज नहीं किया, रैंडमली भी कोई भी सैंपल अपनी पूरी पॉपुलेशन में से मैंने निकाल लिया, वो होगी हमारी रैंडम सैंपलिंग। और अगर हम ज़्यादा प्रेफरेंस अपनी ही कैटेगरी को दें, बाइस्ड हूँ, कोई मतलब स्पेसिफिक क्राइटेरिया उसमें लगा दें कि भाई हाँ इन्हीं बच्चों को मैं सिलेक्ट करूंगी, वो आएगी हमारी नॉन रैंडम सैंपलिंग के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास कि हमारी फर्दर टाइप्स होंगे कि हमारे जो रैंडम सैंपलिंग होती है उसके क्या क्या होते हैं। आगे जो फर्दर टाइप्स होते हैं, सबसे पहले आती है हमारे पास सिंपल रैंडम सैंपलिंग, फिर आएगी सिस्टमैटिक, फिर आएगी स्ट्रेटिफाइड, और फिर आएगी क्लस्टर सैंपलिंग। चार टाइप्स होती हैं हमारे पास रैंडम सैंपलिंग के अंदर। क्या क्या होती हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग एंड क्लस्टर सैंपलिंग। अब आगे हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या ये हमारी सैंपलिंग होती है। नॉन रैंडम सैंपलिंग के अंदर क्या आती है, कोटा सैंपलिंग, पर्पजिव सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग एंड फोकल सैंपलिंग, ये हमारी आती है नॉन रैंडम सैंपलिंग के अंदर।
सबसे पहले हमारे पास है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जैसे कि इसके वर्ड से ही पता चल रहा है हमें, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसके अंदर क्या होता है, इक्वल चांसेस बाय ईच यूनिट टू बी सिलेक्टेड। हर एक यूनिट के पास बिल्कुल इक्वल चांसेस होते हैं कि वो सैंपल के लिए सिलेक्ट की जाए। मोस्ट वाइडली हम इसी सैम्पलिंग को यूज करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉटरी मेथड भी बोलते हैं और टिपेट मेथड, टेबल ऑफ रैंडम नंबर भी बोलते हैं। लॉटरी मेथड ऐसे पता चल रहा है जैसे कि रैंडमली किसी की भी लॉटरी लग जाए तो वो हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को इसलिए हम लॉटरी सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ये होमोजीनियस पॉपुलेशन के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। अब आता है कि हमारे पास होमोजीनियस पॉपुलेशन क्या होती है, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, जैसे एक पॉपुलेशन है, अगर उसमें सारे ही मेन हैं और सारी ही वीमेन हैं, एक ग्रुप है इसके अंदर सारे ही मेन हैं, एक ग्रुप है इसके अंदर सारे ही वीमेन हैं, तो ये तो हो गई विद इन ग्रुप, यानी हमारे पास होमोजिनिटी है, यानी सेम मेंबर ही एक ग्रुप के अंदर है। बट वही एक पॉपुलेशन हमें दे दी जाए, इसमें मेन भी हैं, वीमेन भी हैं और चाइल्ड भी हैं, तो ये हमारे पास हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन होगी, यानी डिफरेंट इसके अंदर कैटेगरीज होंगी। ये हमारी हिट्रोजेनिटी होती है, ये हमारी होमोजेनिटी होती है कि सेम ही कैटेगरी एक ग्रुप के अंदर हमने ली हुई है, वो होती है हमारी होमोजेनिटी। यानी जो हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है वो होमोजीनियस पॉपुलेशन के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट आती है हमारी सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, यानी रैंडम सैम्पलिंग तो होगी बट वो सिस्टमैटिक तरीके से होगी। इसको हम फिक्स्ड इंटरवल मेथड भी बोलते हैं। रैंडमली हम नंबर तो उठाएंगे बट उसमें भी हमारे पास इंटरवल फिक्स होंगे कि प्रॉपर इतने ही इंटरवल के बाद हम नेक्स्ट सैंपल निकाल लेंगे, वो आएगी हमारी सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग के अंदर। फर्स्ट सिलेक्ट रैंडमली एंड आफ्टर दैट वी सिलेक्ट अ पर्टिकुलर इंटरवल। सबसे पहले तो हम एक रैंडम सैंपल उठा लेंगे, जैसे हमारे पास ये पॉपुलेशन है, इसमें से हमने पहले तो फर्स्ट नंबर वाले को उठा लिया रैंडमली कि फर्स्ट नंबर वाला आ जाए। इसके बाद हमने एक प्रॉपर इंटरवल फिक्स कर दिया कि आफ्टर एवरी 2 बच्चों के बाद ही हम नेक्स्ट वाला सैंपल उठाएंगे। तो ये जो 2 नंबर हमने फिक्स कर दिया, रैंडमली तो है, हाँ रैंडमली हम 2 बच्चों के बाद अगले बच्चे को निकाल लेंगे, बट सिस्टमैटिक तरीके से है कि पहले तो हमने फर्स्ट को उठाया, सेकंड को उठाया, वो हमारी मर्जी थी, उसके बाद हमने प्रॉपर इंटरवल लगा दिया, इस इंटरवल के बाद ही हम अपना अगला सैंपल लेंगे, वो आएगी हमारी सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग के अंदर। रैंडम तो होगी बट सिस्टमैटिक तरीके से होगी, प्रॉपर इंटरवल के बाद ही अगला सैंपल लिया जाएगा। देन इसके बाद आती है हमारी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, पॉपुलेशन तो हमारे पास हिट्रोजीनियस होगी, पॉपुलेशन तो हमारे पास हिट्रोजीनियस होगी बट उसमें से हम होमोजीनियस ग्रुप्स निकाल लेंगे, वो कहलाएगी हमारी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। जैसे हमारे पास ये पूरी पॉपुलेशन है, एक कंट्री की हमारे पास पूरी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन हमारे पास हिट्रोजीनियस है, इसमें डिफरेंट पीपल रहते हैं तो वो हिट्रोजीनियस है, बट इसमें से जब हमने ग्रुप्स को निकाला, सैंपल्स को निकाला, तो हमने एक मेल ग्रुप निकाल लिया, एक फीमेल ग्रुप निकाल लिया और एक बच्चों का ग्रुप निकाल लिया। यानी इसमें तो डिफरेंट थे, वो अलग अलग थे, बट जब हमने उसमें से सैंपल्स को निकाला तो हमने ऐसे सैंपल निकाला कि वो ग्रुप के अंदर होमोजिनिटी आ गई। जो हमने सैंपल लिया उसके अंदर होमोजेनिटी है, यानी इसमें सिर्फ मेल है, इसमें सिर्फ फीमेल है और इसमें सिर्फ चाइल्ड है। जैसे होमोजीनियस ग्रुप्स क्या बनाए हमने, मेल का ग्रुप बना दिया, एक फीमेल का ग्रुप बना दिया और एक चाइल्ड का ग्रुप बना दिया, एक हमने चाइल्ड का ग्रुप बना दिया। बट जो हमारी पॉपुलेशन थी वो हमारे पास हिट्रोजीनियस थी, हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन थी, उसमें से ग्रुप को निकाला, उसके अंदर हमने होमोजिनिटी लगा दी, वो होती है हमारी स्ट्रेटिफाइड सैंपल। यानी हमने उसको अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया बट उनके अंदर होमोजिनिटी है। एक पॉइंट इसमें याद रखना कि जो हमारी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होती है उसमें विद इन ग्रुप तो हमारे पास होमोजिनिटी होगी बट बिटवीन ग्रुप हमारे पास हेट्रोजिनिटी होगी। जैसे डिफरेंट ग्रुप बना दिए हमने, इसके अंदर तो होगी हमारे पास हिट्रोजिनिटी,
यानी ये अलग अलग होंगे। बट जो ये सिंगल ग्रुप है इसके अंदर हमारे पास हमेशा होमोजिनिटी होगी। ये ग्रुप है इसके अंदर सिर्फ मेल्स ही मिलेंगे, ये ग्रुप है इसके अंदर सिर्फ फीमेल्स ही मिलेंगी, और ये ग्रुप है इसके अंदर सिर्फ चाइल्ड ही मिलेंगे हमें। यानी एक ग्रुप के अंदर के तो हमारे पास होगी होमोजिनिटी, यानी होमो मतलब सेम सेम, बट जो ये ग्रुप है इन तीनों ग्रुप के बीच में हमारे पास हिट्रोजिनिटी होगी, यानी डिफरेंट डिफरेंट, हिट्रो मतलब डिफरेंट डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होगा, एक में मेल होंगे, एक में फीमेल होगी और एक में चाइल्ड होगी। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, होमोजिनिटी विद इन ग्रुप एंड हेट्रोजिनिटी बिटवीन ग्रुप्स। इसके बाद हमारी नेक्स्ट सैंपलिंग आती है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग जैसे वर्ड से पता चल रहा है, उसके हम क्लस्टर्स बना देंगे, छोटे छोटे ग्रुप बना देंगे, वो आएगी हमारी क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर। इसके अंदर जो ग्रुप होते हैं वो नेचुरली अकरिंग ग्रुप होते हैं, जैसे हमारे पास स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गई, इनके अंदर हेट्रोजिनिटी होती है। स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इनके अंदर हमारे पास क्या होती है, ये हिट्रोजीनियस होते हैं, यानी स्कूल के अंदर हमें मेल्स भी मिलेंगी, फीमेल्स भी मिलेंगे और कुछ चाइल्ड्स भी मिलेंगे। यानी नेचुरली अकरिंग तो इनके अंदर हिट्रोजेनिटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट उसमें से जब हम सैंपल्स निकालते हैं उनको हम होमोजीनियस बना देते हैं। यानी अगर हम स्कूल से सैंपल निकालेंगे तो वो भी यही सैंपल्स निकलेंगे, मेल फीमेल और चाइल्ड। कॉलेज से निकालेंगे उससे भी हमारे यही सैंपल निकलेंगे, यूनिवर्सिटी से निकालेंगे तो तब भी हमारे यही सैंपल निकलेंगे। तो इसमें याद रखना, क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर हमेशा विद इन ग्रुप तो हमारे पास हिट्रोजिनिटी होगी और बिटवीन ग्रुप्स हमारे पास होमोजिनिटी होगी। विद इन ग्रुप हिट्रोजिनिटी कैसे होगी, इसमें से हमने ये ग्रुप्स निकाल ले, इनके अंदर तो हमारे पास हिट्रोजिनिटी है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये चाइल्ड है, बट बिटवीन ग्रुप्स जैसे ये ग्रुप है मेल का हो गया, ये ग्रुप हो गया फीमेल का, ये हो गया चाइल्ड का, इनके अंदर तो हमारे पास हिट्रोजिनिटी आ गई। बट जैसे ये स्कूल्स का, कॉलेज का और ये देखें, इनके अंदर तो होमोजिनिटी है ना, तीनों के अंदर सेम ही मिलेंगे, मेल मिलेंगे, फीमेल मिलेंगे या चाइल्ड मिलेंगे। यानी इसमें जो नेचुरली अकरिंग है वो हमारे पास होमोजिनिटी है कि इनके अंदर यही होंगे, लेकिन उससे जो हमने सैंपल निकाला है वो हमारे पास होमोजीनियस सैंपल्स निकलेंगे। ये होती है हमारी क्लस्टर सैंपलिंग, उसमें से हमने छोटे छोटे क्लस्टर्स को निकाल लिया, ये आती है हमारी क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर। नेचुरली अकरिंग जो है, नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स होते हैं और उसमें से है हम अपने डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स निकालते हैं। विद इन ग्रुप हिट्रोजिनिटी होगी, बिटवीन ग्रुप्स हमारे पास होमोजिनिटी होगी। और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में हमने क्या देखा था, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में विद इन ग्रुप होमोजिनिटी थी और बिटवीन ग्रुप हिट्रोजिनिटी थी, क्लस्टर में इसका अपोजिट हो जाएगा। क्लस्टर सैंपलिंग यहां तक थी हमारी रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग में हमने क्या क्या पढ़ा, जो हमारी रैंडम सैंपलिंग है वो अनबाइस्ड होती है, ऑब्जेक्टिव सैंपलिंग होती है, मोर रिलायबल होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज होती है, सैंपल साइज इसमें बड़ा होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में इसका मेन रोल है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमारे पास रैंडम सैंपलिंग होती है 4 टाइप की, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग एंड देन क्लस्टर सैंपलिंग। सिंपल सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या था, सबके पास ईच यूनिट का सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस थे। सिस्टमैटिक में क्या था, इक्वल चांसेस तो थे बट वो भी एक सिस्टमैटिक तरीके से थे, प्रॉपर इंटरवल के बाद ही हम अपना सैंपल निकाल लेंगे। उसके बाद थी हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या था, जो नेचुरली अकरिंग ग्रुप थे उनके अंदर हिट्रोजेनिटी थी, जैसे एक पॉपुलेशन है हमारी, उसमें से हमने सैंपल्स निकाले, उनके अंदर हमारे पास होमोजिनिटी थी, यानी विद इन ग्रुप तो थी हमारे पास होमोजिनिटी और बिटवीन ग्रुप्स थी हमारे पास हिट्रोजिनिटी। उसके बाद हमने निकाला देखा क्लस्टर सैंपलिंग थी। क्लस्टर सैंपलिंग में क्या थे, जो ग्रुप्स थे हमारे वो नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स थे, जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसमें से हमने ग्रुप निकाला। उसमें से जैसे हमने ग्रुप निकाला था कि मेल फीमेल और चाइल्ड, ये हमारे पास हिट्रोजीनियस थे इन ग्रुप्स के अंदर, लेकिन फिर हमने जो ये सैंपल्स निकाले इनके बिटवीन हमारे पास होमोजिनिटी थी कि जो हमने निकाले हैं वो हमारे होमोजीनियस सैंपल्स हैं। यहाँ तक थी हमारी रैंडम सैंपलिंग। इसके बाद पढ़ेंगे हम नॉन रैंडम सैंपलिंग्स क्या होती है। नॉन रैंडम सैंपलिंग जैसे पता चल रहा है कि भाई हर यूनिट के पास अपना इक्वल चांस नहीं होता कि वो सिलेक्ट हो जाए सैंपलिंग के लिए। इसके अंदर हमारे सबसे पहले आती है कोटा सैंपलिंग।
कोटा सैम्पलिंग को हम वो क्या बोल सकते हैं, डायमेंशनल सैम्पलिंग भी बोला जाता है। इसके अंदर हम जो पॉपुलेशन है उसको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और एक प्रॉपर पैरामीटर के बेस पे ही हम उसमें से सैंपल्स को निकालते हैं, वो कहलाती है हमारी कोटा सैम्पलिंग होती है। जैसे हमारे पास ग्रुप्स हैं, हमारे पास साइंस के स्टूडेंट्स हो गए, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो गए, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो गए, इस पे हमने प्रॉपर पैरामीटर लगा रखा है कि साइंस में से हम 70% सैंपल लेंगे, आर्ट्स में से हम सिर्फ 10% सैंपल लेंगे और कॉमर्स में से हम 20% सैंपल लेंगे। ये कहलाती है हमारी कोटा सैंपलिंग। नॉन रैंडम सैंपलिंग है, इसके अंदर बाइसनेस होगी ही होगी। तो इसमें क्या बाइसनेस लगाई गई है कि साइंस वालों से 70% होगा हमारा सैंपल, आर्ट वालों से 10% होगा और कॉमर्स वालों से सिर्फ 20% हमारा सैंपल लिया जाएगा। ये कहलाती है हमारी कोटा सैंपलिंग, जिसके अंदर हम एक प्रॉपर पैरामीटर के बेस पे ही सैंपल्स को निकालते हैं। ये कुछ कुछ हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की तरह ही होती है, उसमें से भी हमने ग्रुप्स को निकाला था बट उसमें बाइसनेस नहीं थी। इसमें बाइसनेस आ जाती है कि साइंस से हम सिर्फ 70% लेंगे, आर्ट से सिर्फ हम 10% लेंगे और कॉमर्स से हम 20% हमारा सैंपल लेंगे। ये होती है हमारी कोटा सैंपलिंग, जिसके अंदर एक प्रॉपर पैरामीटर के बेसिस पे ही सैंपल को निकाला जाता है। ओके, इसके बाद आती है हमारी पर्पसिव और जजमेंट सैंपलिंग। पर्पसिव जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है कि हम पर्पस के अकॉर्डिंग ही उस सैंपल को, उसमें से सैंपल को निकाल लेंगे। सेलेक्ट सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ आवर नीड, यानी जो हमारी नीड है, जो हमारा पर्पस है, उसके बेस पे ही हम सैंपल को एक पॉपुलेशन से निकाल रहे हैं। If we want to make a cricket team, then we will select only those students who know how to play cricket. यानी अगर हमें क्रिकेट की टीम बनानी है, हम उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं जिनको क्रिकेट खेलना आता है, अपना ग्रुप सैंपल निकालने के लिए। यानी जो हमारा मेन पर्पस है उसी के बिहाफ पे हम सैंपल्स निकाल रहे हैं, वो कहलाती है हमारी पर्पसिव सैंपलिंग। इस सैंपलिंग का सेंटर पॉइंट हमारा पर्पस ही है कि किस पर्पस से हम उस सैंपल को निकाल रहे हैं। हमें क्रिकेट टीम बनानी थी, हमने बाइसनेस लगा दी कि भाई जिस बच्चे को क्रिकेट खेलना आता है वही सैंपल के लिए सिलेक्ट होगा। इसमें बाइसनेस आ गई तो ये हमारी इसीलिए नॉन रैंडम सैंपलिंग है, बाइसनेस इसमें आ गई। उन्हीं बच्चों को हम सिलेक्ट कर रहे हैं जो क्रिकेट खेलना जानते हैं। ये थी हमारी पर्पसिव सैंपलिंग। पर्पसिव सैंपलिंग के बाद हमारा नेक्स्ट टाइप आता है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग, इसको हम चेन सैंपलिंग भी बोलते हैं, रेफरल सैंपलिंग भी बोलते हैं और नेटवर्क सैंपलिंग भी बोलते हैं। स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है, जैसे हमारे पास हमने एक थीफ को पकड़ा, एक चोर को पकड़ा, वो चोर अगले इंसान का नाम बताएगा कि उसने किसके कहने पे ये किया, वो अगला इंसान बताएगा कि उनका मेन लीडर कौन था। ये हमारी, वो हमें मतलब आगे आगे फर्दर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, स्नोबॉल सैंपलिंग हमारी वो होती है। स्नोबॉल सैंपलिंग यानी अगर हमारे पास अगर एक क्लू है तो वही हमें अगले क्लू के बारे में बताएगा, अगले सैंपल के बारे में बताएगा कि आगे आगे वो फर्दर प्रोसेस कैसे चली थी। ये आती है हमारी स्नोबॉल सैंपलिंग के अंदर। इफ वी सिलेक्ट फर्स्ट ग्रुप एंड नाउ दे विल टेल अस द ग्रुप अबाउट द ग्रुप टू बी सिलेक्टेड। अगर हमने एक ग्रुप को निकाल लिया है, एक छोटे से ग्रुप को निकाल लिया, तो वही आगे हमें फर्दर बताएगा कि कौन सा ग्रुप हमें सिलेक्ट करना है। जैसे एक थीफ को पकड़ा, वही बताएगा कि ये काम किसने किया था, फिर वो आगे और दूसरे बंदे को भी बताएगा, हाँ साथ में ये भी इन्वॉल्व था। ये होती है हमारी स्नोबॉल सैंपलिंग कि हमने एक सैंपल तो निकाला बट वही सैंपल आगे फर्दर फर्दर बताता जाएगा कि इसमें और क्या क्या इन्वॉल्व हुआ था। नेक्स्ट सैंपलिंग आती है हमारे पास कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग जैसे वर्ड से पता चल रहा है कि जिस सैंपल को लेने में हमें मतलब खुद, मतलब उसको खुद हम अपनी कन्वीनियंस, अपनी इच्छा के अनुसार उस सैंपल को निकाल रहे हैं। इसको हम एक्सीडेंटल भी बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी भी बोलते हैं और ग्रैब सैंपलिंग भी बोलते हैं। इसी का एक और नाम है हैप्पैजार्ड सैंपल। ये एक बार हमारे पेपर में आया हुआ था कि हैप्पैजार्ड सैंपल्स कौन सी सैंपलिंग के अंदर होते हैं, तो वो हमारे कन्वीनियंस सैंपलिंग के अंदर होते हैं, जिसमें हम अपॉर्चुनिटी या एक्सीडेंटली किसी भी अपनी कन्वीनियंस के अनुसार एक्सीडेंटली किसी को भी उस सैंपल के लिए ले लेते हैं। वो होती है हमारी कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग के बाद हमारी इसमें नॉन रैंडम सैंपलिंग में लास्ट टाइप है फोकल सैंपलिंग। फोकल सैंपलिंग क्या होता है, रेफर टू अ मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन इन विच अ रिसर्चर फोकस ऑन स्पेशल बिहेवियर और इवेंट्स ऑफ इंटरेस्ट विद इन अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। जो हमारा अभी जून वाला एग्जाम हुआ था, जून 2024 वाला, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि फोकल सैंपलिंग
हमें मतलब स्टेटमेंट दी गई थी कि फोकल सैम्पलिंग क्या होती है। तो फोकल सैम्पलिंग वो है जो एक डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर की जाए, यानी इसका मेन फोकस क्या होगा कि एक ही टाइम, जो टाइम पीरियड हमें दिया गया है उसी के अंदर हमने सैंपल्स को निकालना है, वो कहलाती है हमारी फोकल सैम्पलिंग। रेफर टू अ मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन इन विच अ रिसर्चर फोकस ऑन स्पेसिफिक बिहेवियर और इवेंट ऑफ इंटरेस्ट विद इन अ प्रॉपर पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो सैंपल्स वो निकालेगा वो एक प्रॉपर डिफाइंड पीरियड के अंदर ही जो उसको सैंपल्स निकाले हैं उनके इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान देगा और उसी से हमारे प्रॉपर सैंपल्स को निकालेगा। ये कहलाती है हमारी फोकल सैंपलिंग। ये थे हमारे फोकल सैंपलिंग के पार्ट्स, सॉरी नॉन रैंडम सैंपलिंग के पार्ट्स। रैंडम सैंपलिंग में हमने पढ़ा था सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर। फिर नॉन रैंडम के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, कोटा सैंपलिंग, पर्पजिव सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग एंड फोकल सैंपलिंग। अब कोई भी सैंपल का डिजाइन अगर हम डिटरमाइन करते हैं तो उसके अंदर हम 3 पॉइंट्स को मेजरली ध्यान में रखते हैं। 3 क्रिटिकल डिसीजन होते हैं। एक तो वो सैंपल खुद हु विल बी सर्वेड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, कि किस सैंपल को हम उसमें अपना जो सैंपल हम डिटरमाइन कर रहे हैं उसमें कि भाई कौन किसके ऊपर हमें सर्वे करना है, किसके ऊपर हमें काम करना है। एक तो वो खुद इसके लिए जिम्मेवार होगा कि हम सैंपल कौन सा लेंगे। दूसरा क्या होगा, सैंपल का साइज होगा, हाउ मेनी इंडिविजुअल शुड बी आइडियली सर्वेड, दिस डिसीजन इन्वॉल्व अ ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट एंड एक्यूरेसी। सैंपल का साइज, सैंपल का मेथड और सैंपल खुद, ये 3 चीज जो होती है जो किसी भी सैंपल को डिटरमाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। एक तो वो कि किसके ऊपर हमें उस सैंपल उस पर्टिकुलर जो हमें रिसर्च करनी है वो किसके ऊपर करनी है, क्या सैंपल का साइज है और क्या हमने उसमें सैंपलिंग का मेथड यूज किया है, हमने रैंडमली सैंपल्स को लिया है या नॉन रैंडमली हमने इसमें से सैंपल्स निकाले हैं। जो द चॉइस ऑफ सैंपल डिपेंड्स ऑन 4P, पर्पज, पॉपुलेशन, प्रोसीजर एंड पब्लिशिंग। किसी भी सैंपल का साइज हमारी 4P के ऊपर डिपेंड करता है, पर्पज, पॉपुलेशन, प्रोसीजर और पब्लिशिंग। कि हमारा पर्पज क्या है, हमारी पॉपुलेशन कैसी है, होमोजीनियस पॉपुलेशन है, हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, उसका हमारा प्रोसीजर क्या है उसको करने का, और उसको हम पब्लिश कहाँ हम उसको पब्लिश कर रहे हैं, कहाँ हम उसको जर्नलाइज कर रहे हैं। ये हमारे सैंपल साइज को सिलेक्ट करने के लिए जो मतलब जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं वो हमारे ये हैं कि हमारा पर्पस क्या है, हमारी पॉपुलेशन क्या है, हमारा प्रोसीजर क्या है और हमारी पब्लिशिंग क्या है। तो ये था हमारा सैम्पलिंग का टॉपिक कि हमारे सैंपल्स कैसे होते हैं। मेजरली 2 होते हैं, रैंडम, नॉन रैंडम। उसके हमने फर्दर टाइप पढ़े कि कैसे कैसे हमारे पास सैंपल होते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे कि हमारे सैंपल्स क्या है। फर्दर जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें हम देखेंगे हमारी हाइपोथेसिस क्या होती है, क्या हमारे हाइपोथेसिस के एरर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टे कनेक्टेड विद अस, हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।